ओके गाइस, तो नेक्स्ट जो हमारे पास ऑपरेटर्स रह गए हैं, हमने दो तरह के ऑपरेटर्स देखे, असाइनमेंट और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है, जिसमें आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। और गैस आप लोग जो है ना नोट्स बनाया करें अपने पास, पेपर पे जो जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो लिखा करें। मैं पर्सनली भी करता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। आप लोग भी किया करें। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। नेक्स्ट हमने असाइनमेंटल ऑपरेटर्स देखें। असाइनमेंटल ऑपरेटर्स में क्या होते हैं? अच्छा, जो मैं यहाँ पे टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ ना, मे बी कि सी प्लस प्लस की लैंग्वेज में इसको ये ना असाइनमेंटल ऑपरेटर्स ना कहता हूँ, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि 4-5 लैंग्वेजेस पे मैं काम करता हूँ, तो मे बी के उसको कुछ और कहते हो, ठीक है। तो मैं फिर भी जो है आपको वही बता रहा हूँ, लेकिन आप फिर भी डबल चेक कर लेना इस चीज़ को। और आई एम सॉरी इस चीज़ के लिए। मैं जो है थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क पे बिलीव करता हूँ, तो इसलिए जो है मैं ज़्यादा थ्योरी में घुसता नहीं हूँ। जस्ट काम निकालना होता है, काम करना होता है, कोई भी टास्क हो तो वो बस आप इतने हो जाओ कि आप जो है वो टास्क कर सको। बाकी थ्योरी में मैं ज़्यादा नहीं घुसता, ठीक है। तो इसके लिए सॉरी। तो ये हो गया आपके असाइनमेंटल ऑपरेटर्स, जो कि असाइन करते हैं वैल्यू एक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेटर्स होते हैं वो होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। सॉरी फॉर बैड टाइपिंग। एंड लास्ट जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स बताने से पहले मुझे आपको इफ़ एल्स पढ़ाना पड़ेगा। इफ़ एल्स क्या होता है कि क्योंकि वो हम सीखेंगे, तो उसके बाद ही जाके मैं आपको जो है ये लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो समझा पाऊँगा, ठीक है। तो बस आपने ये जहन में रखना है कि जो ऑपरेटर्स हैं वो का, एक मिनट, ओके। तो ये ऑपरेटर्स ही हैं, बीच में जस्ट एक इफ एल्स का टॉपिक आ रहा है, लेकिन ये ऑपरेटर्स पे ही हम हैं अभी फ़िलहाल। हम ऑपरेटर्स ही पढ़ रहे हैं, तो इसको मैं फ़िलहाल मिटा देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, इफ एल्स क्या होते हैं कि लेट से कि मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, देन हम कोड में घुसते हैं। तो अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि अगर आप टाइम पे स्कूल पहुँचते हैं, यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं, तो आप क्लास अटेंड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप क्लास अटेंड नहीं कर सकते। तो ये क्या हुआ? ये हुआ इफ़ एल्स। इफ़ अगर आप क्लास पे पहुँचे, ठीक है, टाइम पे, वक्त पे आप क्लास में पहुँचे, देन ठीक है, उसके बाद क्या होगा? यू कैन अटेंड द क्लास। इफ़ यू रीच एट टाइम, यू कैन अटेंड द क्लास। तो ये इफ़ देन हुआ, ठीक है। एल्स, वरना यू कैन नॉट अटेंड द क्लास, आप क्लास अटेंड नहीं कर सकते। तो इसी तरह के कुछ डिसीजंस लेने होते हैं हमें अपने प्रोग्राम के अंदर। जब हम एक प्रोग्राम बना रहे होते हैं, तो हमें प्रोग्राम को बताना होता है कि आपने डिसीजन लेना है कि अगर ऐसा हो, अगर ऐसा केस है, ऐसा सिनेरियो है, तो आपने ये करना है, अगर ऐसा सिनेरियो है तो आपने ऐसा ये करना है। मैंने आई थिंक इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया, मैं कोड के ऊपर डायरेक्ट चले जाता हूँ। तो यहाँ पे लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि इफ़ इंटीजर एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें वैल्यू स्टोर कराता हूँ 10, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ़ देन स्मॉल ब्रैकेट्स, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट्स, देन यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ करली ब्रैकेट्स। इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है उसको इस तरह से प्रेफर करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू 10, देन क्या करो? सी आउट ए इज़ इक्वल टू 10। ओके, यहाँ पे कुछ नई चीज़ें आई। एक तो ये कीवर्ड आया इफ़ का, देन स्मॉल ब्रैकेट्स आए, स्मॉल ब्रैकेट के साथ करली ब्रैकेट, जो कि हम फंक्शंस के लिए यूज़ कर रहे थे पहले, अब इफ़ के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। और इन ब्रैकेट्स के अंदर हमने वो बताना है कि अगर आपका ये सिनेरियो ट्रू होता है, यानी ए इक्वल टू 10 होता है, तो आपका ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। जो कि इस ब्रैकेट के अंदर एक लाइन भी करवा सकते हैं, मल्टीपल लाइन भी, जो भी इस ब्रैकेट के अंदर होगा वो कोड एग्जीक्यूट होगा। एक और चीज़ जो न्यू आई है वो ये है डबल इक्वल टू। अब ये डबल इक्वल टू क्या है? ये डबल इक्वल टू ही है आपके रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है, जो कि रिलेशन बताते हैं। मीन्स कि अगर आप लिखते हो यहाँ पे ए इक्वल टू करते हो, तो ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा कि ए को 10 की वैल्यू असाइन करेगा, ए में 10 स्टोर करेगा। अब अगर हमने ये चेक करना है कि क्या ए के जो वेरिएबल है उसके अंदर 10 है, तो उसके लिए हमें इक्वल टू, डबल इक्वल टू लगाना पड़ेगा, जो कि चेक करेगा कि क्या ए में 10 मौजूद है। अगर ए में 10 है यानी ट्रू होगा, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, ठीक है, इस तरह से ट्रू, और ये आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इफ़ ट्रू देन दिस, ठीक है। तो अगर इफ़ ए इज इक्वल्स टू 10 देन सी आउट दिस। तो
तो यहाँ पे हम इसको रन करते हैं। तो इफ़ a इज़ इक्वल्स टू 10 देन a इज़ इक्वल टू 10, ये स्टेटमेंट हमारी प्रिंट हो गई, ये हमारा स्ट्रिंग प्रिंट हो गया। तो इस तरह से आपका जो है रिलेशनल ऑपरेटर काम करता है। अब ये इफ़ काम कैसे करता है, मैं थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स उसमें लेके जाता हूँ, थोड़ा सा आप अब आहिस्ता आहिस्ता एडवांस होने की कोशिश करें। यहाँ पे इफ़ काम करता है ट्रू एंड फॉल्स के ऊपर। यहाँ पे हमने इसको एक एक्सप्रेशन दी है। एक एक्सप्रेशन का मतलब जिसमें एक चीज़ चेक हो रही है, क्या a इक्वल टू है 10 के, तो इसका एक रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, जब ये कंपाइल हो रहा होगा कोड, होता क्या है कि जब हम कोड लिखते हैं, हम इसको कंपाइल का बटन दबाते हैं, तो ये पूरा कोड हमारे सीपीयू में प्रोसेसर में जाता है। प्रोसेसर इसको देखता है, इसको रन करता है और वो डिसीजन लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिसीजन लिया जाएगा कि क्या a इक्वल टू 10 है तो फिर a इक्वल टू 10। अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि a इज़ इक्वल टू 10 नहीं है। इसने क्या रिटर्न किया? फॉल्स, क्योंकि ये 10 के इक्वल ही नहीं है। यहाँ पे तो 20 है, 20 इक्वल टू 10 कर रहे हैं हम। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम ये कर रहे हैं, हम जस्ट क्या कर रहे हैं कि वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। तो अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा एक्सप्रेशन, तो आपकी ये पूरी की पूरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यानी आपका इफ़ का जो कोड है इस इन ब्रैकेट्स के अंदर वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स होगी, यानी यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो ट्रू नहीं होता, तो यहाँ पे आपका फॉल्स हो जाएगा और ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा।